ऊंचाई पर चर्चा में आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बर्फबारी से, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि पहाड़ों पर खास करके बर्फ का इंतजार बहुत किया लोगों ने, क्योंकि किसानों के लिए वाकई खुशी की खबर है और पर्यटकों के लिए साथ भी। तो जनवरी भर आपको हम बता दें कि पहाड़ों ने बर्फ का इंतजार किया और ये इंतजार फरवरी में जाकर आखिरकार पूरा हुआ। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक और गुलमर्ग से लेकर रुद्रप्रयाग तक केवल और केवल बर्फ नजर आ रही है। ये बर्फ न केवल यहां आए सैलानियों के लिए शुभ सौगात लेकर आई है, बल्कि पहाड़ों के लोगों के लिए भी राहत बनकर आई है। इस बर्फबारी के बाद पहाड़ों की रंगत देखते ही बन रही है। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर नजर आ रही है। उत्तराखंड में जहां बर्फ ने बद्रीधाम का श्वेत श्रृंगार किया है, तो वहीं रुद्रप्रयाग की रंग भी इस वक्त बर्फीली नजर आ रही है। बर्फबारी का यही नजारा कश्मीर में भी नजर आ रहा है। गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फ की चादर बिछी हुई है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद मानो जन्नत उतर आई हो। कुछ यही रंगत हिमाचल में भी नजर आ रही है। यहां भी लोगों ने बर्फबारी का लंबा इंतजार किया, लेकिन जिस तरह से यहां बर्फ बरसी उसने सभी के अरमान पूरे कर दिए। बर्फ से ढका मनाली बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है, तो वहीं शिमला में भी बर्फ ने सैलानियों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। चंबा के पहाड़ बर्फ की सफेदी से मुस्कुराते हुए लग रहे हैं। आपके सामने ये 7 तस्वीर हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों पर बर्फ का उत्सव किस कदर अपने पूरे शबाब पर है। तो सबसे पहले कश्मीर घाटी का रुख करते हैं, जहां की वादियां बर्फीली हो गई हैं। बारामूला हो या गुलमर्ग, हर जगह सैलानियों की बहार है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बर्फीली फिजा भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ऊंचे पहाड़ी इलाके और बर्फ देखने लायक है। कारोबारी और किसानों दोनों के चेहरे खिले हुए हैं। इससे अच्छा और यादगार वीकेंड भला क्या हो सकता है ना? यही आप सोच रहे हैं ना? घुमक्कड़ी दिमाग में तो यकीनन आजकल यही विचार उमड़ घुमड़ रहा होगा। जो बर्फबारी देखने उसे करीब से निहारना पसंद करते हैं, तो चलिए आपको एक झलक दिखाते हैं धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के अलग अलग इलाकों की, जिसे देख आप उन हसीन वादियों में खो जाएंगे। बर्फ का सूखा खत्म हुआ। जबरदस्त स्नोफॉल ने सैलानियों की हर मुराद मानो पूरी कर दी। घाटी की सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच सैलानियों की कुछ ऐसी बहार है। बहुत ही अच्छा, फर्स्ट टाइम इसे स्नो देखना, सब बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है कश्मीर। सही में इसको हेवन जो बोला जाता है सच है। गुलमर्ग तो और भी सबसे प्यारी जगह है। इतनी अच्छी स्नोफॉल हमें देखने को मिली, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है हमारा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग है और बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और स्लेजिंग में भी बहुत ज्यादा मजा आया। स्नोफॉल के दौरान लोग मस्ती कर रहे हैं, कोई स्लेज राइडिंग तो कोई स्कीइंग को एंजॉय कर रहा है। सैलानियों की ये चहल पहल यहाँ के कारोबारी और पर्यटन से जुड़े लोगों को रास आ रही है। हमारा जो काम यूजुअली इसी पे डिपेंडेंट रहता है, चाहे हम गाइड हो, स्लेज वाला हो, हर किसी का काम स्नो से एक कुदरती नियामत है हम पे, क्योंकि ये जो बर्फ यहाँ पे गिर रहा है इससे हमारी अर्निंग होती है, छोटी मोटी अर्निंग होती है। सो वी आर लकी कि फाइनली हमें यहाँ पे स्नो हुआ था। लेकिन बाय चांस हम गुलमर्ग के लोग हैं, इस साल थोड़ा पोल्यूशन भी था गुलमर्ग में, उस चीज की वजह से बर्फ नहीं गिरा। लेकिन फाइनली वी आर सो हैप्पी कि यहाँ पे वो अच्छा बर्फ मिला, लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पूरे गुलमर्ग में जश्न का माहौल है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे टूरिस्ट है चाहे सर्विस प्रोवाइडर्स है, सबके लिए एक इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। तो और जो हमारी जो रिक्रिएशनल और एडवेंचर एक्टिविटीज होती है गुलमर्ग में, चाहे स्कीइंग है या स्लेजिंग है या बाकी जो एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, तो उनको भी एक बूस्ट मिलता है। पुंछ, बारामूला, बांदीपुरा, कुपवाड़ा और श्रीनगर समेत पूरी कश्मीर घाटी ताजा बर्फबारी से चहक रही है, क्योंकि ये नजारा महज पर्यटन ही नहीं, बागवानी और किसानी के लिहाज से भी बेहद अहम है।
मस्ती में नाचती ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला की हैं। माल रोड इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, स्नोफॉल हो गया है, आप देख ही रहे हो, और सब सैलानी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पूरी दिल्ली को मेरा मैसेज है, आ जाओ, 8 घंटे में शिमला गाड़ी लग जाती है और आके एंजॉय करो। इसके अलावा धर्मशाला, चंबा, कुल्लू, मनाली, जोगिंदरनगर और लाहौल स्पीति समेत कई जगहों पर पहाड़ियां बर्फ से लकदक हो चुकी हैं। जैसे ही लोगों को स्नोफॉल की खबर लगी, प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे को अपनी यादों में लोग कैद करने के लिए पहुंच रहे हैं। काफी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। काफी टाइम बाद हम ऐसे स्नोफॉल देख रहे हैं, तो बहुत एंजॉय किया हमने। हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियों के मौसम में न के बराबर ही बर्फबारी हुई, जिससे सूखे जैसे हालात बन गए थे। अब फरवरी के पहले हफ्ते में ही बारिश और बर्फबारी ने पूरे प्रदेश को अपने आगोश में ले लिया है, जिसे देख स्थानीय लोग तो बेहद खुश हैं। लगभग 2 महीने के बाद ये बर्फ स्टार्ट हो गई है। हमें बहुत आस थी इस बर्फ की। 3 महीने का सूखा खत्म हो गया। टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत फायदे की बात है। कुल मिलाकर कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश, फरवरी के महीने में हुई इस बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के चेहरे खिला दिए हैं। तो अगर आपकी जेब अलाउ कर रही है, इस वीकेंड आपके पास भी मौका है वादियों में चमक दमक रही बर्फबारी को निहारने का। श्रीनगर से अशरफ वानी, बारामूला से दाऊद, शिमला से विकास शर्मा, डलहौजी से विशाल आनंद और मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए चारों तरफ बर्फ, हमारे स्टूडियो में भी बर्फ, जहां आप नजर दौड़ाएंगे बर्फ ही पाएंगे। बद्रीनाथ धाम बर्फमय है, चौपता में कई फीट तक बर्फ गिर चुकी है। बर्फ को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ वहां पर लगी है, तो जाहिर सी बात है कि बर्फ का साम्राज्य चारों ओर आपको दिखाई देगा। बिल्कुल, और अब आपको सैर इसलिए करवाते हैं मिनी स्विट्जरलैंड की। जी हाँ, उत्तराखंड के औली को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जोशीमठ से चंद किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इन दिनों वहां तक पहुंचने वाले रास्ते में बर्फ पड़ी हुई है। आलम यह है कि बर्फबारी को देख पर्यटकों के चेहरे काफी खिल गए हैं। कुछ सैलानी तो बर्फबारी के बीच सड़क पर ही डांस करने लगे। देखिए इस रिपोर्ट को। बर्फबारी से ढका ये उत्तराखंड का चोपता इलाका है, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इन दिनों यहाँ घास के दूर तक फैले मैदान यानी बुग्याल बर्फ से ढके हुए हैं। पेड़ों पर भी सफेदी छाई हुई है। इतना ही नहीं, होटल्स की छत पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। आलम यह है कि बर्फबारी ने चोपता के हरे भरे बुग्याल सफेद कर दिए हैं। चोपता के बाद रुख करते हैं चक्राता का। वहाँ भी कुदरत मेहरबान हुई तो सैलानी बर्फबारी के बीच सड़क पर ही डांस करने लग गए। फरवरी के बर्फमय आगाज ने पहाड़ों के राजा चक्राता की खूबसूरती में मानो 4 चांद लगा दिए हैं। इन्हीं पलों के इंतजार में बीते कई दिनों से सैलानी चक्राता में डेरा डाले हुए थे। आज जो है सुबह से लगातार बर्फबारी चल रही है और बहुत तेज बर्फबारी हो रही है, जो कि 1 फीट से ऊपर हो चुकी है। और देखिए लोग कैसे मजा कर रहे हैं। पीछे आप लोग देख रहे होंगे, डांस कर रहे हैं, कितना मजा ले रहे हैं लोग, यहाँ के लोकल लोग, लोखंडी वाले, और टूरिस्ट भी है कुछ लोग। और टूरिस्ट लोगों को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आइए लोखंडी चक्राता में, आपको बर्फ मिलेगी, जिसका कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बर्फबारी को देख सैलानियों में गजब का उत्साह है और बड़ी संख्या में पर्यटकों को देख कारोबारियों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है। मशहूर हिल स्टेशन औली पूरी तरह हिमनगरी में तब्दील हो गया है, क्योंकि जिधर नजर दौड़ाओ यहाँ उधर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। आखिरकार लंबे समय के अंतराल के बाद उत्तराखंड का जो औली है, एक बार फिर से यहाँ पे जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। अब आसमान से खूबसूरत औली की जरा सैर कीजिए। रोपवे से सफर के दौरान ये वीडियो बनाया गया, जिसमें ऊपर घना कोहरा नजर आ रहा है और नीचे जमीन पर बर्फ की सफेद चादर बिछी है।
आलम यह है कि पेड़ पौधे, मकान, दुकान, हर चीज अब बर्फ के आगोश में समाये दिख रहे हैं। वहीं सैलानियों को तो मौसम का ये अंदाज बेहद रास आ रहा है। हमारी गाड़ी एक्चुअली स्टक हो गई, उसके बाद हमको चल के होटल तक जाना पड़ा। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो इतनी स्नोफॉल हुई है, जैसे यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि ये इस सीजन की सबसे पहली स्नोफॉल है, मतलब इतनी हेवी। तो हमारे शायद नसीब में वो था, इसलिए हम लोग को ये मिल गया है और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। बोलने नहीं हो रहा, इतनी ठंडी है पर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी हम स्की करने जाने वाले हैं, तो वेटिंग फॉर दैट। ये हिल स्टेशन की सबसे खूबसूरत तस्वीर है और इसी का इंतजार कारोबारियों को लंबे अरसे से था। बहुत अच्छा स्नोफॉल हुआ है अभी, जिससे कि सारे पर्यटक व्यवसायी काफी खुश हैं, टूरिस्ट भी काफी आ रहे हैं यहाँ पे। पहाड़ों की रानी मसूरी में हल्की बर्फबारी हुई। माल रोड पर बर्फबारी होते ही पर्यटक सड़क पर ही झूमने लगे। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों पर अभी और बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आपका थंडरस्टॉर्म्स, बारिश सब कुछ चल रहा है। इसके चलते आपका दिल्ली में भी बारिश हुआ। सैलानी बर्फबारी के बीच मस्ती के मूड में हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें ऊपरी पहाड़ियों पर एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। औली से कमल नयन सिलोड़ी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, चक्राता से टीना साहू और मसूरी से सागर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, बर्फ के दर्शन की शुरुआत हम बद्रीनाथ के धाम से कर लेते हैं। बर्फबारी की वजह से पूरा इलाका चांदी की तरह चमक रहा है। मंदिर परिसर से लेकर पहाड़ों तक सफेदी छाई हुई है। इन दिनों बद्रीनाथ धाम के कपाट भले ही बंद हों, लेकिन हिमवीर वहां पर तैनात हैं। उत्तराखंड में सुरकंडा देवी की पहाड़ियां भी बर्फ से ढकी हुई हैं, क्योंकि टिहरी गढ़वाल में ताजा बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आने वाले दिनों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने वाला है। केदार धाम का श्वेत श्रृंगार। बर्फीली वादियों के बीच मौजूद बद्रीनाथ का अलौकिक संसार। माइनस तापमान में हो रही पूजा अर्चना। उत्तरकाशी बर्फ की चादर से ढक गया है। ज्यादातर इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी में चारों धाम में सिर्फ और सिर्फ बर्फ का कब्जा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पूरी तरह से बर्फ की आगोश में समा चुके हैं। वहीं इस बीच आरती की ये भव्य तस्वीर गंगोत्री धाम की है। भारी बर्फबारी के बीच भी मां गंगोत्री का पूजा पाठ जारी है। आम दिनों की अपेक्षा शीतकाल की बर्फबारी की ये पूजा काफी कठिन और चुनौती वाली रहती है। माइनस तापमान और बाहर पड़ी बर्फ से होकर आवाजाही करना और पूजा करना काफी कठिन है, लेकिन यहाँ बर्फबारी पर मानो आस्था और विश्वास भारी है। गंगोत्री धाम का न्यूनतम तापमान -9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं यमुनोत्री धाम में न्यूनतम तापमान -13 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी के साथ ही भैरव घाटी, मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुगबा, झाला सुखी टॉप, गंगनानी, डबरानी, भटवाड़ी, बारसू, दयारा, बुग्याल में खूब बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार बर्फ गिरने से यहाँ 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ जम गई है, जिससे बाबा बद्री विशाल का दरबार सफेद चादर में लिपटा नजर आ रहा है। मंदिर की सीढ़ियों से लेकर ऊपरी हिस्से तक बर्फ ही बर्फ है। आलम ये है कि कुदरत की सफेद चादर ने पूरे बद्रीनाथ धाम को अपने आगोश में ऐसे लिया कि ये धाम हिम नगरी में तब्दील होता नजर आ रहा है। मंदिर के आसपास बने होटल और धर्मशालाएं बर्फमय हो चुकी हैं। वहां के रास्तों पर 1.5 फीट तक बर्फ जम गई है। सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना जारी रहती है। वहीं केदारनाथ धाम में भी मानो कुदरत भोले बाबा का श्वेत श्रृंगार कर रही है। हर तरफ केवल बर्फ का मानो साम्राज्य है। केदारनाथ ही नहीं बल्कि त्रियोगी नारायण समेत सभी पर्यटक स्थलों पर भी खूब बर्फबारी हो रही है।
उत्तराखंड के पहाड़ों पर बीते साल के मुकाबले इस साल देर से ही सही मगर कुदरत मेहरबान हुई है, जिसके बाद देवभूमि उत्तराखंड की रंगत बदली हुई नजर आ रही है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली एनसीआर में कल की बारिश वाली तस्वीरें अभी दिलो दिमाग में ताजा ही थी कि आज घने कोहरे और धुंध ने फिर से दिल्ली और आसपास के इलाके को अपने आगोश में ले लिया। बिल्कुल, आपको बता दें, हालांकि दिन में हल्की धूप निकली तो राहत मिली, लेकिन सर्द हवाओं से अभी फिलहाल निजात मिलना मुश्किल है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज दिल्ली का मौसम कल के मुकाबले कितना बदला नजर आया। अभी कल की ही तो ये दिल्ली की तस्वीर थी जब बारिश की बूंदों ने कोहरे और धुंध की मोटी परत को हटाकर यहाँ ठंड का एक सुखद एहसास कराया था। मगर अब आज सुबह सुबह वही कोहरा और धुंध फिर से दिल्ली और आसपास के इलाकों को घेरे दिखा। इंडिया गेट तो कोहरे की चादर से बिल्कुल ढक गया, आसपास क्या है दिखाई ही नहीं दे रहा था। इस वक्त हम लोग इंडिया गेट पर मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें देखिए, जिधर भी नजर जाएगी उधर आपको सफेद कोहरे की चादर नजर आएगी। चंद कदमों की दूरी पर इंडिया गेट है, लेकिन सफेद चादर ने एकदम से उसको ढक लिया है। चाहे आप सामने की तरफ नजर डालें या कहीं भी, सिर्फ और सिर्फ घना कोहरा चारों तरफ नजर आ रहा है। इस कोहरे की मोटी परत का फिर से ये असर हुआ कि दिल्ली की सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक विजिबिलिटी काफी कम रही। हालात ऐसे हैं कि कोहरे की वजह से ट्रेनें देरी से चल रही हैं। राजधानी का इंद्रप्रस्थ पार्क इलाका हो, आरके पुरम या वसंत कुंज, कोहरे से घिरे राजधानी के ये इलाके बाकी जगहों की बिन दिखाए तस्वीर बयां करने के लिए काफी है। इन तमाम जगहों पर सड़कों पर कम विजिबिलिटी होने से जहां गाड़ियों की रफ्तार काफी कम हो गई, वहीं उड़ानों पर भी काफी फर्क पड़ा। हालांकि कोहरे की चादर ओढ़े दिल्ली के आसमान में दोपहर होते होते हल्की धूप जरूर निकली, लेकिन अभी भी राजधानी और आसपास की फिजाओं में सर्द हवा महसूस की जा रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आपको चीन में बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें दिखाते हैं। चीन में स्नो फेस्टिवल की शुरुआत हो गई। चीन में हर साल आइस एंड स्नो फेस्टिवल लगता है। इस साल यहाँ के स्नो वर्ल्ड में बर्फ से कई अजूबे तैयार किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 10,000 कलाकारों ने इन अजूबों को तैयार किया। इन कलाकृतियों पर रात के वक्त 3D लेजर शो भी किया जाता है। बात कर लेते हैं फिल्मों की। आजकल कृति ग्राहकों को रिजर्व बैंक के आदेश का उन पर क्या असर पड़ेगा वो समझिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पेटीएम ऐप 29 फरवरी के बाद काम करेगा। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने ये बात साफ कर दी है, यानी पेटीएम ऐप के जरिए भुगतान किया जा सकेगा। यानी पेटीएम ऐप से जुड़े बैंक खातों से यूपीआई के जरिए भुगतान आप कर सकते हैं। यानी पेटीएम ऐप यूपीआई ऐप की तरह काम करता रहेगा। इसके जरिए दूसरे बैंकों से लिंक खाते जो हैं उससे भुगतान भी कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों या वॉलेट में जमा रकम का इस्तेमाल हो सकेगा। 29 फरवरी के बाद पेटीएम वॉलेट या पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों में रकम जमा नहीं होगी। पेटीएम के फास्टैग रिचार्ज नहीं किए जा सकते। फास्टैग अकाउंट के बैलेंस रकम का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन नई रकम आप उसमें डाल नहीं पाएंगे। यानी पेटीएम के बैंक या वॉलेट में पहले से जमा रकम का इस्तेमाल होगा, लेकिन नई रकम जमा नहीं कर सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि रिजर्व बैंक ने क्या आदेश दिया है, क्या कहा है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक बैंकिंग सेवाएं नहीं देगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक कोई नया ग्राहक भी नहीं जोड़ सकेगा। इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी ग्राहक के खाते, वॉलेट या फास्टैग में डिपॉजिट, टॉपअप स्वीकार नहीं कर पाएगा। सेविंग्स बैंक खाते, करंट अकाउंट्स और फास्टैग समेत अन्य खातों में पहले से जमा रकम को निकाला जा सकेगा या फिर इन खातों में जमा रकम का इस्तेमाल बिना रोक टोक के किया जा सकेगा। हमारी सहयोगी साक्षी बत्रा से समझते हैं कि आखिर पेटीएम को लेकर कंफ्यूजन क्या है।
इतने सारे लोग ऐसे हैं जो कि पेटीएम का ऐप इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पेटीएम का ऐप बंद होने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी क्लैरिटी यही है कि आपका जो ऐप है ये पूरी तरीके से चालू रहेगा, इसमें किसी भी तरीके की आपत्ति नहीं आएगी और जो आपका यूपीआई पेमेंट आप जो करते हैं पेटीएम के जरिए, ये सुरक्षित आप करते रह सकते हैं। कहां पर प्रॉब्लम है? पेटीएम का एक एसोसिएट कंपनी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जिसके ऊपर आरबीआई ने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं? फरवरी 29 के बाद ना ही वो केवल लोगों को ऑनबोर्ड कर पाएंगे, नए कस्टमर्स नहीं ला पाएंगे। जो लोग इस बैंक का इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास इसका अकाउंट है, उनके लिए ये सतर्क होने वाली खबर है, क्योंकि 29 फरवरी के बाद आप इसमें रखा हुआ जो पैसा है पहले ही निकाल लें तो ज्यादा बेहतर है। आप उसे बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि पेटीएम का पेमेंट बैंक अपनी सर्विसेज पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। अक्सर अगर हम देखें तो बहुत सारे पेमेंट्स बैंक के लाइसेंसेस पिछले कुछ साल में आरबीआई ने बहुत सारे ऑनलाइन कंपनीज को दिए थे, जिसमें से पेटीएम भी एक था। लेकिन कुछ कंप्लायंस इशू होने की वजह से अब आरबीआई ने ये स्ट्रिक्ट फैसला लिया है कि पेटीएम को अपना पेमेंट्स बैंक पूरी तरीके से सर्विसेज इसकी बंद करनी होगी। और खासतौर पर अगर उस बैंक से लिंक्ड आप अपना फास्टैग का पेमेंट करते हैं, अगर उसके जरिए आप कहीं पर भी अपना रिचार्ज कराते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। बेहतर है पेमेंट्स बैंक में अगर आपका कुछ पैसा है, जैसे आप किसी भी और बैंक में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी और बैंक है आपका, आप वहां पर शिफ्ट कर लीजिए, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि पेमेंट्स बैंक अब नहीं काम करेगा। ज्ञानवापी परिसर में आपको बता दें मौजूद व्यास जी तहखाने का नाम बदलकर ज्ञानवापी तल गृह रखा है। यहां पर पूजन अर्चन शुरू होने से आम भक्तों के साथ संत समाज भी बेहद उत्साहित है। यहाँ दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और आस्था का उत्सव यहाँ देखने लायक है। ज्ञानवापी तल गृह में पूजा पाठ का समय भी तय हो गया है। यहाँ दिन में 5 बार पूजा पाठ और आरती होगी। काशी भक्ति और आस्था का उत्सव मना रही है। व्यास जी के तहखाने के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हैं और हर हर महादेव का जय घोष हर ओर सुनाई दे रहा है। सालों के लंबे इंतजार के बाद अब यहाँ पूजन अर्चन शुरू हो गया है और भक्तों को व्यास जी का तहखाना देखने और अंदर रखी मूर्तियों के दर्शनों का अवसर भी मिल रहा है। आमजन ही नहीं, संत समाज भी इसे लेकर बेहद उत्साहित है। इस बीच अखिल भारतीय संत समिति ने व्यास जी तहखाने का नाम बदलकर ज्ञानव्यापी तल गृह रखा है और तमाम भक्त यहाँ अपने आराध्य के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। आज से पहले आप इसे जिस नाम से कि तहखाना, ये उर्दू का शब्द था, आज से श्री काशी विद्वत परिषद ने इसको बदल दिया। इसका नाम है ज्ञानवापी तल गृह। इस शब्द से ये तहखाना जाना जाएगा और बाबा विश्वनाथ का पूजन अर्चन, उसके अंदर 8 मूर्तियां हैं। इन 8 मूर्तियों का पूजन अर्चन नियमित अनवरत चलेगा। विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, हनुमान जी हैं, इसलिए आज से वहाँ अखंड रामायण का पाठ भी बैठा दिया गया है। भोग आरती शुरू हो गई है और सभी हिंदू भाइयों के लिए दर्शन, झांकी दर्शन प्रारंभ हो गई है। आगे शेष न्यायालय के अनुसार अन्य विधियां भी शुरू हो जाएंगी। जाहिर है भोले के भक्त भाव विभोर हैं और काशी विश्वनाथ से पहले यहाँ दर्शन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आंखें धन्य हो गई हैं और आंख से पानी निकल रहा है कि उस स्थान को हमने देखा जहाँ पर आदि विश्वेश्वर थे। और मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ, आप आएं और दर्शन करें और अलग अनुभव मिलेगा आपको। हर हर महादेव। मूल स्थल है व्यास का, उसका दर्शन प्रथम बार हम लोगों को करने का मिला। जब भी आने के लिए तो 22 वर्षों से डेली आता हूँ। ज्ञानवापी तल गृह में पूजा पाठ का समय भी जारी कर दिया गया है। प्रतिदिन 5 बार यहाँ पूजा पाठ और आरती होगी। मंगला आरती सुबह 3:30 बजे, भोग आरती दोपहर 12 बजे, अपराह्न आरती शाम 4 बजे, सायंकाल आरती शाम 7 बजे और शयन आरती रात्रि 10:30 बजे होगी। यानी ज्ञानवापी तल गृह अब शंखनाद और घंटियों की ध्वनि से गुंजायमान रहेगा और हर हर महादेव के जय घोष के साथ आस्था और भक्ति का उत्सव यहाँ जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नया मंदिर और नया माहौल, नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा,
रामनगरी अयोध्या में अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तव में रामनगरी में बहुत से ऐसे बदलाव आए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। और चलिए इसी की जानकारी आपको दे देते हैं, आपको दिखाते हैं अयोध्या में ऐसे ही बदलाव की एक झलक जो दूर दूर से आ रहे श्रद्धालुओं को यहां नया अनुभव दे रही है। देखिए रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या का माहौल बेहद मनमोहक हो गया है। नए मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के साथ ही अयोध्या में हुई सजावट से शहर में अद्भुत दृश्य है। रात हो या दिन, हर वक्त अयोध्या की सड़कों पर सैर में विशेष आनंद की अनुभूति हो रही है। अवधपुरी की सड़कों पर रंगोली जैसी ये आकृतियां यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को लुभा रही हैं। वास्तव में ये रंगोली नहीं, लेजर लाइट्स का कमाल है, जिसके जरिए सड़कों पर रंगोली जैसी आकृतियां नजर आ रही हैं। लोग इन आकृतियों को देखकर चकित हैं और इनके साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, श्री राम के दर्शन करके बहुत अच्छा। हनुमानगढ़ी के रास्ते में जा रहे थे, लेजर लाइट हम लोग को बहुत अच्छा लगा। इसमें सेल्फी खिंचाने के रात में आए हैं। कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर सेल्फी खिंचा देते हैं। कैसे लाइट है ये? कोई गजब का अच्छा लाइट है कि कभी नहीं देखे हैं। मैं कभी ऐसे लाइट्स नहीं देखा, लेकिन लाइट देखने के बाद तो बहुत, ये जो लेजर शो चल रहा है बहुत अद्भुत है। अयोध्या में जिस तरह से ये अनूठी लेजर लाइट्स हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रवेश मार्ग पर लगाई गई है, अनोखी रोशनी से सराबोर ये लाइट्स रामनगरी में बदले माहौल की झलक दे रही हैं। बहुत अच्छी लाइट है, एलईडी लाइट है और इसे देख करके मैंने प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है उसकी छवि भी हमें सबको समझ में आती है। पूरा वातावरण जो है एकदम राममय हो गया है। हम 2 साल पहले भी आए थे यहाँ पे, लेकिन अभी जो वातावरण है और 2 साल पहले जो वातावरण था, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो पहली बार अयोध्या आए हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी का मंदिर देख के तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है, जैसे लगता है जैसे स्वर्ग यहीं पर है, ऐसा ही अनुभूति हो रहा है। रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके दर्शन के लिए अयोध्या आने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन भी तमाम इंतजाम करने में जुटा है ताकि श्रद्धालुओं को कहीं कोई परेशानी न हो। अयोध्या में उत्सव धर्मिता का माहौल है और श्रद्धालु और भक्तगण हमारे यहाँ दर्शन करना आना चाहते हैं और इसके लिए हम लोगों ने व्यापक व्यवस्थाएं की है और कुछ टेंट सिटी भी प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें जो अभी श्रद्धालुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उनको हम बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे और जगह जगह जो CSR के माध्यम से भंडारे भी लगाए गए हैं। कुल मिलाकर अयोध्या में धार्मिक पर्यटन परवान चढ़ रहा है और आने वाले वक्त में इसमें और इजाफा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमृत उद्यान ने आज से खुल गया है आम लोगों के लिए। जी हां, खुशखबरी है यहाँ के लोगों के लिए, यानी कि दिल्ली NCR के लोगों के लिए खास करके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन उन्होंने किया, फिर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। इस बार उद्यान उत्सव दिव्यांगों, महिलाओं, अनाथ बच्चों और डिफेंस फोर्सेस के लिए 4 अलग अलग दिन विशेष तौर पर रिजर्व होगा। अमृत उद्यान, जिसे अब तक हम मुगल गार्डन के नाम से जाना करते थे, हर बार की तरह इस बार की थीम है अमृत गार्डन और सिग्नेचर गार्डन। हर बार की तरह यहाँ पर लॉन्ग गार्डन में आप रंग बिरंगे शो गुलाबों की खुशबू से भी सराबोर हो सकते हैं। अमृत उद्यान आज से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब जब अमृत उद्यान खुला है तो लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें वो फूल देखने को मिलते हैं जो बेहद दुर्लभ हैं, जो कहीं और देखने को नहीं मिलते। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ ये सिक्योरिटी पॉइंट है और यहीं से लोगों को एंट्री दी जाती है। अगर आपने ऑनलाइन टिकट की है तो आप अपना स्कैनर लेकर यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ स्कैनर चेक होता है और फिर पूरा सिक्योरिटी प्रोसीजर के तहत आपको अंदर भेजा जाता है। कितनी एक्साइटेड है? फर्स्ट टाइम जा रही है? फर्स्ट टाइम आ रहा है, बहुत एक्साइटेड है। बहुत दिन से सुना ये मुगल गार्डन में बहुत तरीके से फूल, बहुत से फूल दिखाई दे रहे हैं। तो आज मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट है, आज देखने के लिए पहली बार आई हूँ। देखिए, मुझे लगता है आप पूरे परिवार के साथ ही निकले। जी, मौसम भी अच्छा हो गया है दिल्ली। बिल्कुल, आज धूप निकल गई है, आज मौसम काफी खुल गया है। 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, ठंड काफी बढ़ गया था, अब थोड़ा आज बिल्कुल ठीक हो गया है, तो घूमने के लिए अच्छा हो गया। घूमने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। पहले सुना था, किससे सुन के आई या खबरें पढ़ी हैं जहाँ से लगा कि नहीं अमृत उद्यान जाना है और देखना है? नहीं, पहले सुना था कि यहाँ पे बहुत अच्छा वो गार्डन है, वहाँ पे फूलों ज्यादा देखना है, तो इसीलिए चले आए हम लोग।
बेहद खास होगा इस बार, क्योंकि थीम गार्डन भी है। थीम गार्डन में ट्यूलिप की विशेष प्रजातियां लोगों को देखने को मिलेंगी और यही वजह है कि लोग एक्साइटमेंट से पहुंच रहे। अंदर कहाँ से आए हैं? MP ग्वालियर। MP से अमृत उद्यान देखने आए? जी। अमृत उद्यान पहली बार आ रहे हैं? जी, फर्स्ट विजिट है मेरा। एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत सुना होगा इसके बारे में। नहीं, सुना बहुत है, एक्साइटमेंट भी है और फैमिली को लेके आए बच्चों के साथ। कहाँ से सुना इसके बारे में? रील्स, इंस्टाग्राम के थ्रू सुना। जब आज से अमृत उद्यान आम लोगों के लिए खुल गया है तो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं अमृत उद्यान को देखने, इसकी खूबसूरती को निहारने। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये टाइमिंग है। मंडे को अमृत उद्यान बंद रहेगा, बाकी आप किसी भी दिन आइए, यहाँ पर तस्वीरें खींचिए और अपने परिवार के साथ अमृत उद्यान में एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित जैन के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और बात अरिहा की, याद है ना आपको, जिसे जर्मनी की सरकार ने अपने पास रखा है और उसके माता पिता उसे भारत लाने के लिए बहुत सारे जतन कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि आज उसी अरिहा का जन्मदिन है। वो 3 साल की हो गई है। जब वो 7 महीने की थी तभी से वो जर्मनी की सरकार के पास है। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने अरिहा की मां धारा शाह से बात की, देखिए। अरिहा आज 3 साल की हो गई है। अरिहा वही बच्ची है जब वो 7 महीने की थी तब से जर्मनी के फॉस्टर केयर ने उसे जबरन अपने पास रखा हुआ है। उनकी माँ अभी भी रहने वाली गुजरात की हैं, अहमदाबाद की, लेकिन वहां से वो लगातार चक्कर लगाती रहती हैं, दिल्ली की, कभी जर्मनी के, और उनका संघर्ष लगातार जारी है। आज उनकी उसी 7 महीने की बेटी का 3रा जन्मदिन है। आज अरिहा का 3रा जन्मदिन है। क्या कुछ बातचीत चल रही है? एक भी बार मुलाकात हुई या नहीं हुई? बीच में 4 महीने, ऑलमोस्ट 3.5-4 महीने हमारी विजिटेशन कोई ना कोई बहाने से बंद हो गई थी, लेकिन आप सबके सरकार से, आप सबके आशीर्वाद से, GNT ने इतना सपोर्ट दिया, उसकी वजह से, गवर्नमेंट के प्रयास से विजिटेशन तो रिज्यूम हो गई, पर उन्हीं के ऊपर है, कभी भी कैंसिल कर देते। जैसे क्रिसमस पे उन्होंने एक विजिटेशन कैंसिल कर दी थी। मुलाकात हो रही है पर कोई हाथ में रिजल्ट नहीं है। पहले तो हमें उसके बर्थडे के दिन उसको मिलने दिया जाता था, हम उसके लिए खिलौने, गिफ्ट्स, केक, जो माँ बाप की तो जो ख्वाहिश होती है, जो आपने बताया कि हम प्लान करते, पर इस बार तो आज बर्थडे के दिन हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप बर्थडे के दिन विजिटेशन दीजिए, पर हमारी रिक्वेस्ट इस बार में परमिशन ही नहीं दी। उसका एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उसको बेसिक चीजें नहीं दी जा रही है, उसकी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो रही है, उसको मेंटल कितना प्रेशर हो रहा है। पहले जैसे अरिया मुझे मिलती थी, वो मुझे मम्मा बोलती थी। 4 महीने बाद जब मैं उसे मिली तो वो कंफ्यूज हो गई, कभी बोलती है मम्मा, फिर बोलती है नहीं तुम तो मम्मी हो ना, मम्मा तो घर पे है। फिर हमें पता चला कि जो उसकी नई फॉस्टर केयर है वो चाहती है कि मतलब वो उसे मम्मा बुलवाती है। क्यों? वो टेम्पररी फॉस्टर केयर है, आज है कल नहीं होगी। बच्चे को क्या ट्रॉमा होगा, वो मम्मा और मम्मी के बीच में कितनी कंफ्यूज है। और अब आपको यूरोप से आई किसान आंदोलन की अनोखी तस्वीरें दिखाते हैं। फ्रांस में पिछले 15 दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं और अब किसानों के प्रोटेस्ट में छोटे बच्चे भी शामिल हो गए हैं। स्ट्रासबर्ग में बच्चों ने छोटे ट्रैक्टर्स पर बैठकर एक रैली निकाली और प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। दरअसल फ्रांस के किसान 15 दिनों से सड़कों पर उतरकर ग्रीन रेवोल्यूशन और टैक्स का विरोध कर रहे हैं। इस बात से आप सभी इत्तेफाक रखेंगे, आप लोगों के लिए भी है कि आप सभी इत्तेफाक रखेंगी कि दुनिया की सारी खुशियां एक कूल वीकेंड पर डिपेंड करती हैं, मगर इसके लिए शनिवार और रविवार को जल्दी उठने की हैबिट भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, तभी तो हम अपने वो शौक पूरे कर पाएंगे जो वर्किंग लाइफ में अक्सर हम कर नहीं पाते। तो इस वीकेंड जरूर प्लान करिए और बाहर जाइए। मैं श्वेता की बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, वीकेंड में कोई जल्दी नहीं उठता। देखिए, मगर इस वीकेंड पर अगर आपका वॉलेट शहर से बाहर जाने के लिए आपको अलाउ कर रहा है तो जरूर जाइए, किसी ने रोका नहीं है आपको, छुट्टी मनाइए अपनी। हम यही कहेंगे कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा हो, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। सोमवार मुलाकात करने और चाय पीने जरूर आइएगा हमारे साथ।